हाँ जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हेम सिंह गुजर। मेवाड़ का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको बोला था कि मैं गारंटी देता हूँ, इस जन्म में आप कभी भी नहीं भूल पाओगे मेवाड़ के इतिहास को। हमने तेज सिंह पढ़ लिया था। दो वीडियो हमारे हो गए। आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड कैसे भी कथन कारण या निष्कर्ष के प्रश्न राजस्थान जीके से उठाए, इतिहास से उठाएगा, वो आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। और बीच में जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी ने अभी तक इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा है, और यहाँ से प्रश्न बनेगा और पूछा जा सकता है। चलो हम शुरू करते हैं। आज हम जिस शासक को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है रावल समर सिंह। देखिए, समर सिंह के बारे में अपन बात करते हैं तो समर सिंह ने त्रिलोका की उपाधि धारण की थी। एक शब्द आया है त्रिलोका। त्रिलोका की उपाधि समर सिंह ने धारण की थी। तो कहीं न कहीं कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ त्रिलोका क्या, अगर त्रिलोकी भी इन्हें कहे समर सिंह को तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समर सिंह मेवाड़ का वह पहला शासक था, वह पहला शासक था जिसने जिसने रतन प्रभु सूरी, ध्यान से सुन लेना, रतन प्रभु सूरी और पार्श्व चंद के कहने पर मेवाड़ में सर्वप्रथम जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। वापस सुनो, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो वो समर सिंह था। इसलिए मैं तो इन्हें त्रिलोका नहीं त्रिलोकी कहूंगा। तो त्रिलोका के नाम से किसे जाना गया? समर सिंह को त्रिलोका की उपाधि धारण गई। बहुत बड़ा कार्य था भाई, जीवों के प्रति। आज से लगभग 700 साल पहले, जब उस समय खूब सारी बलियां दी जाती थी जानवरों की, उस समय इतनी महान सोच रखने वाला शासक समर सिंह, और इसका पुण्य भी मिलेगा। इनके दो बेटे होंगे, एक रतन सिंह होगा जो हम सब जानते हैं, और दूसरा कुंभकर्ण होगा जो मेवाड़ में गोहिल वंश की शाखा रखेगा। और एक शासक इनका होगा रतन सिंह, जिनका विवाह जो होता है पद्मिनी जैसी रानी के साथ में होता है, जो उस समय की सबसे ज्यादा सुंदर थी। तो कहते हैं ना, माँ बाप के कर्म भी बच्चे को लगते हैं। तो समर सिंह के कर्म सच में सैल्यूट करने लायक है। तो पहली उपाधि याद रख लेना, त्रिलोका की उपाधि। दूसरा, समर सिंह जो है, इन्हें चीरवा के लेख में सिंह के समान सूरवीर बताया गया है। सिंह का मतलब होता है शेर, तो शेर के समान सूरवीर। गुरुजी ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने जो किया उसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। देखिए, दूसरी ही लाइन हमारे सामने आ गई। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खा गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे। समर सिंह ने उस शाही सेना को दंड लेकर आगे बढ़ने दिया था। कितना चौंकाने वाला पॉइंट है। दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, जिसका डंका बज रहा था न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूर्व भारत और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों तक भी अलाउद्दीन खिलजी के से लोग डरते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात जा रही थी तो समर सिंह ने उस सेना से दंड लिया। पूछा कि मेवाड़ के अंदर तुमने, मेवाड़ के क्षेत्र से प्रवेश किया है, किससे पूछ करके तुम मेवाड़ में होकर के गुजर रहे हो? तो रोक दी थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। इसलिए मैं कहता हूँ शेर नहीं, ये तो बब्बर शेर था मेवाड़ का, जिसका नाम है समर सिंह। तो सिंह के समान सूरवीर किसे कहा गया? समर सिंह को। समझ में आ गया ना आपको? 1999 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से दंड लिया था, अर्थात यहाँ से निकले हो तो दंड भरो, फिर तुम्हें आगे निकलने दूंगा। दूसरा, मेवाड़ में सर्वप्रथम पशु या जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक, जिन्हें 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 त्रिलोका की उपाधि दी गई थी। तीसरी बात और हम देख लेते हैं कि समर सिंह के काल में कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए, जिनमें आबू शिलालेख, दरीबा शिलालेख, चीरवा शिलालेख और 5 चित्तौड़गढ़ शिलालेख प्राप्त हुए थे। गुरुजी इतनी बड़ी बात कह रहे हो आप कि 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्या लिखा हुआ इन शिलालेखों में? इन शिलालेखों में वही लिखा हुआ है जैसे मैंने कहा था ना, चीरवा के शिलालेख में क्या कहा इनको? सिंह के समान सूरवीर कहा गया है। कुल मिला के बात यह है कि समर सिंह की वीरता, इसके सुशासन के बारे में जो लिखा है वो इन 8 शिलालेखों में लिखा हुआ हमें मिलता है। अंतिम बात कर लेते हैं हम समर सिंह की। तो समर सिंह का
बड़ा पुत्र जिसका नाम था कुंभकर्ण। अब देखो, कुंभकर्ण एक रावण का भाई भी था। हमें उस कुंभकर्ण को नहीं देखना है। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था वो 6 महीने सोता था, लेकिन ये सोने वाला कुंभकर्ण नहीं है। ये पहुंच गया माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में स्थित है। वही नेपाल में चला जाता है और वहां गुहिल वंश की इन्होंने स्थापना की थी। गुहिल वंश की नींव इन्होंने रखी थी। हमने पढ़ा था ना प्रारंभ में कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। तो पिता के पूर्ण पुत्रों के लिए काम कर गए। एक बेटा नेपाल में चला जाता है जिसका नाम आपको याद रखना है। कौन था रे? कुंभकर्ण था। दूसरा बेटा रतन सिंह, जिसे कौन नहीं जानता। तो अब हम पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में। बहुत अच्छी कहानी, बहुत प्यारी सी कहानी आपके सामने मैं बताऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं इस जन्म में आप रतन सिंह की कहानी को नहीं भूल पाओगे। तो रतन सिंह का जो शासन काल है वो 1301 से 1303। जैसे ही आपने पढ़ा, क्या बात कर दी गुरुजी, इतना महान शासक, और शासन काल जो है मात्र 1301 से 1303। पहली लाइन ध्यान से सुनो। रतन सिंह गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। थोड़ा सा दुख हो रहा है ना इस लाइन को पढ़ने के बाद में। गुहिल वंश जो सबसे बड़ा वंश था, सबसे प्राचीन वंश था, सर्वाधिक समय तक चलने वाला वंश गुहिल वंश। इस गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन है रे? रतन सिंह है। जैसे हमने सुना रतन सिंह अंतिम शासक है, मैंने आपको बताया था कि करण सिंह या रण सिंह हुआ था। उसके समय में एक घटना होती है। इसका बड़ा बेटा जिसका नाम था छेम सिंह, एक और बेटा जिसका नाम था राहप। छेम सिंह जो है वो रावल शाखा का था, लेकिन राहप ने शाखा चेंज कर दी। उसने कहा मुझे इस गुहिल वंश की रावल शाखा में नहीं रहना। उस समय राजधानी जो थी वो आहड़ थी, क्योंकि जैत्र सिंह के समय चित्तौड़गढ़ राजधानी बनती है। अल्लट ने आहड़ राजधानी बनाई थी, तो आहड़ उस समय राजधानी थी। राहप वहां से चला जाता है और उसने कहा नहीं, मेरी अपनी अलग से शाखा चलाऊंगा, सिसोदा गांव में सिसोदिया शाखा। और गुहिल वंश के जो शासक थे वो रावल शाखा के थे, ये रावल लगाते थे, जबकि उसने कहा हम रावल भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे राणा। तो सिसोदिया शाखा के जो शासक थे वो राणा लगाते थे। तो गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है? रतन सिंह है। रतन सिंह के समय क्या घटना होती है? रतन सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। मैंने आपको बताया ना, इनके पिताजी जिनका नाम क्या था? समर सिंह, जिन्होंने इसी अलाउद्दीन खिलजी की सेना से दंड वसूला था, तब जाकर के मेवाड़ से निकलने दिया था। दुश्मनी थोड़ी सी पहले से थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी डरता था उस समय, क्योंकि समर सिंह का डंका बजता था। क्या होता है रतन सिंह के समय? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को मेवाड़ पर आक्रमण किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 26 अगस्त 1303 को छल पूर्वक चित्तौड़ का किला जीता। अब आप देखिए, जनवरी में आया और अगस्त तक रहा, लगभग 6-7 महीने तक डेरा डाले रहा। कौन डाले रहा? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा क्या प्राप्त करना चाह रहा था अलाउद्दीन खिलजी? देखिए, पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले केवल इतने आंकड़े आप याद रख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया जनवरी 1303 को। शाखा कब होता है? अगस्त 1303 को। क्या हुआ? चित्तौड़ को किले को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीत लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 16,000 राजपूत रानियों और दासियों के साथ में मिलकर के रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। अब मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, उसमें एक कहानी लिखी हुई है। उसमें कहानी लिखी हुई है कि रानी जो पद्मिनी, वो सिंगल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका की राजकुमारी और गंधर्व सेन की पुत्री थी। मैंने आपको बताया था कि पद्मावती के लिए कहा जाता है, हालांकि उस समय बहुत बड़ी अतिशयोक्ति दी गई थी कि वो जब पानी पीती थी तो गले से पानी दिखता था। ऐसा तो संभव नहीं है, हम भी इस बात को जानते हैं, पर कहीं न कहीं बहुत बहुत ज्यादा सुंदर तो थी पद्मिनी, जिसके पास एक हीरामन गागरोनी तोता था।
जो पिंजरे से उड़कर गागरोन झालावाड़ में आ गया था। अर्थात तोता कहां से आया रे? तोता गुरुजी श्रीलंका से आ गया। कहां आ गया? गागरोन झालावाड़ में आ गया था, जिसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया और 1 लाख रुपए में किसी ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने उस तोते को रतन सिंह के, उस समय मंत्री थे राघव चेतन, ये नाम याद रख लेना, राघव चेतन को बेच दिया। उस तोते ने रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया, जिससे प्रभावित होकर रतन सिंह श्रीलंका चला गया और पद्मिनी से गंधर्व विवाह करके चित्तौड़गढ़ आया था। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो उसमें सारी की सारी कहानी बताई गई है। पद्मावती से विवाह करके रतन सिंह चित्तौड़गढ़ आ जाता है और चित्तौड़गढ़ का राज पुरोहित, जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, राघव चेतन, पद्मिनी की सुंदरता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित हो गया और पद्मिनी को प्राप्त करने के सपने देखने लगा। इस बात की भनक रतन सिंह को लगती है। रतन सिंह नाराज होते हैं और राघव चेतन को मेवाड़ से निकाल देते हैं। रतन सिंह ने कहा, आप अगर हमारे राजगुरु नहीं होते तो हम निश्चित रूप से आपका वध कर देते, लेकिन आपको जाओ जीवन हम बख्श देते हैं। और ये रतन सिंह की भूल थी, गलती थी। राघव चेतन को पता था कहां जाना है और राघव चेतन उस समय मेवाड़ के शत्रु कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करते हैं, चित्तौड़ आक्रमण के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लगभग 7 महीने तक घेरा रखने के पश्चात छल पूर्वक रतन सिंह को बंदी बना लेता है। यहाँ पर भी कहानी ये है कि अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। 7 महीने तक घेरा बना के रखा था, लेकिन चित्तौड़ को भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब ऐसी कंडीशन में दिल्ली पर भी दूसरे आक्रमण का खतरा मंडराने लग गया था, दिल्ली में समस्या होने लग गई थी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र भेजा रतन सिंह को, बोले मैं चित्तौड़ या मेवाड़ जीतने नहीं आया हूं, अगर आप रानी पद्मिनी को मुझे दिखा दोगे तो मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। रतन सिंह ने उसका पत्र को स्वीकार किया और जब वापस छोड़ने के लिए ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी को खड़ा किया और उसकी जो परछाई है वो तालाब पे गिरती है, जिसे पद्मनाथ तालाब के नाम से जाना जाता है, और परछाई को वो शीशे में देखता है। इतना ही दिखाया था, क्योंकि राजपूतों में उस समय दिखाना महिलाओं को घूंघट के अंदर ही रखा जाता था। जब छोड़ने के लिए रतन सिंह जाते हैं तो उनके साथ में धोखा होता है और छल पूर्वक रतन सिंह को उन्होंने बंदी बना लिया। रतन सिंह को ले जाते हैं और ले जाने के बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी रानी के सामने कहता है कि मैं रतन सिंह को छोड़ दूंगा अगर आप मेरी रानी बन जाओ तो। ऐसी कंडीशन में रानी पद्मिनी ने अपने विवेक से काम लिया और कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग में लाई और बोले छल उन्होंने किया है तो छल हम भी करेंगे। तो सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ में दुष्टता करनी भी चाहिए। तो इन्होंने भी छल करने के लिए बोले, हम रानी पद्मिनी ने कहा कि भाई हमारे साथ में 16,000 दासियां है, अगर आप उनके लिए पालकी की व्यवस्था करवा दो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें पालकियों की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है, जिसमें राजपूत योद्धा बैठ करके जाते हैं और रतन सिंह को वहां से छुड़ा भी लिया था। वहां भयानक युद्ध होता है और गोरा और बादल जो कि पद्मिनी के भतीजे थे, तो उन्होंने सारा जिम्मा उठाया और पद्मिनी को कहा कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, हम रतन सिंह को छुड़वा करके लेकर के आएंगे और अलाउद्दीन खिलजी को मजा से खाएंगे। तो वो जाते हैं पालकियों में बैठ करके और रतन सिंह को बचाया भी था, लेकिन उनके चंगुल से पूरी तरह से नहीं बच पाए। रतन सिंह को घोड़ा लेकर के जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन पीछे से
मुगल सेना उनके लग जाती है और रतन सिंह की हत्या कर दी जाती है। जब रतन सिंह की हत्या हो जाती है, गोरा बादल शहीद हो जाते हैं, तो युद्ध जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। ये थी कहानी चित्तौड़ के युद्ध की, जो कि मेवाड़ का प्रथम शाखा था, राजपूताने का तीसरा शाखा जिसे अपन कह सकते हैं। कुछ विशेष तथ्य जहां से प्रश्न आपके बनेंगे, अब आपको याद रखना है। विशेष तथ्यों में बात करें तो सबसे पहले चित्तौड़ के युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो अमीर खुसरो, याद रखना है, खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर बांध बनवाया। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है और भविष्य में भी आ सकता है कि चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको पता था अब शासन अपना ही रहने वाला है, तो उन्होंने गंभीरी नदी पर क्या बनवाया था? बांध बनवाया था। किस नदी पर? गंभीरी नदी पर। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में धाईबी पीर की दरगाह, ये याद रख लेना, धाईबी पीर की दरगाह में एक शिलालेख लिखवाया था, जिसे धाईबी पीर का शिलालेख या अलाउद्दीन खिलजी का शिलालेख कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी विजय थी। 7 महीने तक वेट किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और खास बात जहां से प्रश्न बनेगा, अच्छे से रट लो, कथन कारण में प्रश्न आएगा कि चित्तौड़ युद्ध में या मेवाड़ का प्रथम शाखा जब हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की समय, तो सिसोदा गांव के उस सामंत का नाम बताइए जो अपने 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे और 7 के 7 पुत्रों को लेकर के वो इस युद्ध में पूरी ताकत के साथ में लड़ता है रतन सिंह को बचाने के लिए, और उससे हम कभी नहीं भूल सकते उस महान व्यक्ति को जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। एक दिन आएगा आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, याद रख लेना लक्ष्मण सिंह को, जो सिसोदिया शाखा से थे, सिसोदा गांव के थे, वो अपने 7 पुत्रों के साथ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये घटना हो जाती है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। चित्तौड़ का नाम तक बदल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ का नाम रख दिया था खिजराबाद। गंभीरी नदी पर बांध बना दिया। उसको पता था अब शासन अपना ही है, लेकिन प्रकृति को जो मंजूर होता है वही होता है। देखिए आगे की घटना क्या होती है कि किस प्रकार से इनसे पुनः वापस छीन लिया जाता है, क्या घटना होती है। खिज्र खां 1303 से 1313 तक 10 साल तक उन्होंने शासन किया, लेकिन 10 साल उन्होंने 100 साल के बराबर निकाले। क्या हुआ गुरुजी? ऐसा हुआ, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र जिसका नाम था खिज्र खां, अपने पिता की आज्ञा से खिजराबाद अर्थात चित्तौड़ का शासक बना। शासन करना उसने शुरू कर दिया, परंतु सिसोदिया शाखा के शासक हरि सिंह अब राह अगर नहीं जाता वहां पर तो क्या होता, यहीं पर गोहिल वंश समाप्त हो जाता था। इसी सिसोदिया शाखा के हरि सिंह ने गोरिल्ला प्रणाली के माध्यम से, क्या होती है गुरुजी गोरिल्ला प्रणाली, जिसे छापामार युद्ध कहा जाता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी उसकी सेना घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जैसे ही निकलती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, हरि सिंह के द्वारा, इसके सैनिकों के द्वारा छापामार पहाड़ियों पर, क्योंकि मेवाड़ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, गोपन के माध्यम से हमला किया जाता था। गोपन एक प्रकार का वह हथियार होता था जिसमें पत्थर रख करके उसे गोल घुमा करके फेंका जाता था, और जिसके भी लग जाता सर में तो वो दोबारा खड़ा नहीं होता था, वही उसके राम नाम सत्य हो जाता, पता ही नहीं चलता किधर से पत्थर आ रहा है। तो खिज्र खां ने सोचा कि कभी भी यहाँ से अपन सलट सकते हैं, तो पिता को कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि हरि सिंह ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के माध्यम से खिज्र खां का प्रतिरोध जारी रखा। इससे भयभीत डर करके खिज्र खां ने चित्तौड़ को छोड़ दिया, लेकिन चित्तौड़ का जो शासन किसको सौंपा? जालोर के मूछाला मालदेव। कौन थे ये मूछाला मालदेव? हमने सुना ना, कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान के भाई थे मूछाला मालदेव,
उन्हें जालौर का शासन सौंप दिया और अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा है खिजर खां वो दिल्ली चला जाता है। तो ये थी हमारी कहानी रतन सिंह की। हमने पढ़ा, समर सिंह हमने पढ़ा और खिजर खां। कल हम जो है वो देखेंगे कि मूछाड़ा मालदेव जो यहाँ पर शासक बनता है और 1313 से 1326 तक रहता है और 26 से पुनः वापस इनके हाथ में सत्ता आ जाती है, पुनः सिसोदिया शाखा के राणा हमीर अब राणा लग गए। किस प्रकार से क्या कहानी होती है, कैसे इनकी शादी होती है, वो कहानी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो बहुत प्यारे से, और इससे भी अच्छा मैं बहुत जल्दी राजस्थान कला संस्कृति ट्रिक और कहानी के माध्यम से ऐसे टॉपिक जो पढ़ने में कठिन लगते हैं, याद नहीं होते हैं, जैसे कि त्योहार है, राजस्थान के प्रमुख त्योहार है, राजस्थान के प्रमुख नृत्य है, प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो सारे के सारे कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे।